नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस सरकार के हाथ में पेगासस जैसा जासूसी हथियार हो, ईडी और इनकम टैक्स या सीबीआई जैसी एजेंसियां हो, कॉरपोरेट की जबरदस्त ताकत हो और अमित शाह जैसा गृह मंत्री हो, उस सरकार के लिए राज्यों में सरकारें गिराना बनाना कौन सी बड़ी बात है। अब मैंने आपको सबसे पहले महाराष्ट्र की खबर दी थी कि महाराष्ट्र में क्या होने जा रहा है और लगातार अपडेट करता रहा। उसके बाद पिछले दिनों मैंने आपको बताया कि झारखंड में अगला ऑपरेशन होने जा रहा है, ऑपरेशन लोटस, और निशाने पर झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है। आज एक और बड़ी खबर, जी हां, एक और बड़ी खबर, बड़ा खुलासा आपके सामने करने जा रहा हूं। झारखंड के अलावा ऑपरेशन लोटस एक नए प्रदेश में शुरू हो चुका है। जी हां, एक नया प्रदेश जहां पर विपक्ष की सरकार टारगेट पर है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आज का वीडियो आखिर तक देखिएगा, क्योंकि गुजरात लॉबी का बहुत बड़ा खेल आपके सामने आने वाला है। अब बड़ी खबर पर आने से पहले, खुलासा करने से पहले, कई दोस्त ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये ऑपरेशन लोटस शुरू करने की मजबूरी क्या थी। मोदी जी का तो एक छत्र राज है देश में। लेकिन दोस्तों, अगर आप ये नक्शा देखेंगे, इस नक्शे में आपको पता लगेगा कि 2017 में, यानी जब 2014 में मोदी को प्रचंड बहुमत मिला, तो अचानक वो देश में छा गए। लेकिन धीरे धीरे जो भगवा रंग था वो राज्यों से उड़ता चला गया और बीजेपी की स्थिति 2018-19 में कुछ ये हो गई, जहां कर्नाटक भी उनके हाथ से चला गया, जब कुमारस्वामी, जी हां, जेडीएस के नेता को कांग्रेस ने कर्नाटक में बैक कर दिया। और तब मोदी और शाह को लगा कि जैसे बाजी हाथ से निकल रही हो, और तब शुरू हुआ ऑपरेशन लोटस। और ऑपरेशन लोटस का पहला निशाना था कर्नाटक। जी हां, कर्नाटक सदर्न स्टेट पहला जो भाजपा के हाथ में आया मोदी के रहते हुए, जहां पर 13 एमएलए कांग्रेस के तोड़े गए, फिर कुछ एमएलए जेडीएस के तोड़े गए, और फिर धीरे धीरे सरकार को गिरा दिया गया। अब ये मैप देखिए, इसमें कर्नाटक को जैसे ही बीजेपी ने हासिल किया, उसके बाद जैसे मोदी सरकार को ये एहसास हुआ कि जिस सरकार के पास पेगासस जैसा जासूसी हथियार हो, ईडी, आईटी, इनकम टैक्स हो, और एक चाणक्य हो अमित शाह के रूप में, उसके लिए सरकार गिराना बनाना कोई बड़ा खेल नहीं है। इसलिए कर्नाटक में जैसे ही ऑपरेशन सफल हुआ, अगला ऑपरेशन, अगला टारगेट मध्य प्रदेश की सरकार थी, कमलनाथ की, और वहां भी वही तोड़फोड़ शुरू हुई। सिंधिया को हिलाया गया और मध्य प्रदेश जीत लिया। उसके बाद राजस्थान की तरफ रुख किया शाह साहब ने, लेकिन वहाँ पर अशोक गहलोत उनसे बड़े चाणक्य बैठे थे। हर चाल की उन्होंने काटी, राजस्थान को बचाए रखा। अगली नज़र महाराष्ट्र पे थी, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरह की अदावत का सामना कर रहे थे उद्धव ठाकरे से मोदी जी, वो कहीं ना कहीं बर्दाश्त के बाहर था। और महाराष्ट्र में फिर ईडी ने ऑपरेशन शुरू किया, और आपको पता है कि किस तरह से महाराष्ट्र में सरकार गिराई गई। उसके बाद हेमंत सोरेन, जी हाँ, हेमंत सोरेन, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि वो मुख्यमंत्री थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा आग उगली मोदी के मुखालिफ में, और इसलिए हेमंत सोरेन के खिलाफ एक ऑपरेशन शुरू हुआ। वो ऑपरेशन जारी है, और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन में, ईडी में, इन सब चक्करों में फंस गए हैं, बड़ा मुश्किल है हेमंत सोरेन के लिए। और ये जो राष्ट्रपति चुनाव जिसकी आज वोटिंग हुई है, उसके 2-3 दिन बाद नतीजे जब आएंगे तो आपको पता लगेगा कि झारखंड का ऑपरेशन फुल ब्लूम पर है। और जी हाँ, अब बात करते हैं लेटेस्ट ऑपरेशन की। लेटेस्ट ऑपरेशन छत्तीसगढ़ में, जहाँ पर सबसे मजबूत अगर सरकार कांग्रेस की कहीं है तो इसी स्टेट में। यहाँ भी ऑपरेशन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। डिटेल बताने जा रहा हूँ। अब दोस्तों, छत्तीसगढ़ का जो ऑपरेशन है थोड़ा सा अलग है। जी हाँ, जो पहले ऑपरेशंस आपने देखे महाराष्ट्र में या मध्य प्रदेश में या कर्नाटक में, उससे थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ पर जो संख्या बल है, जी हाँ, अगर आप कांग्रेस की संख्या बल देखेंगे तो 90 के हाउस में कांग्रेस के पास 71 विधायक हैं, और बीजेपी बहुत कमज़ोर स्थिति में, सिर्फ
14 उनके पास हैं और कोई बहुत बड़ा नेता भी नहीं है। रमन सिंह एक तरह से आप कह सकते हैं कि हाशिए पर हैं। इसलिए आप महाराष्ट्र और कर्नाटक को छत्तीसगढ़ से कंपेयर ना करिए। छत्तीसगढ़ में कुछ अलग खेल खेलने जा रहे हैं चाणक्य, और उस खेल को समझने से पहले, जो वाकई बहुत दिलचस्प है, उसको समझने से पहले एक छोटा सा रिकैप छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है उस पर मैं आपको बताता हूं, उसके बाद असली कहानी पर। अब दोस्तों, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार में 2 बड़े नेता हैं, भूपेश बघेल जो इस वक्त मुख्यमंत्री हैं और राजा TS सिंहदेव साहब वाकई बड़े नेता हैं। और जब पिछली बार चुनाव हुआ और प्रचंड बहुमत मिला कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में, रमन सिंह की सरकार गिरी, उस वक्त कांग्रेस हाईकमान ने यह वादा किया कि जो दोनों नेता हैं इनको रोटेशन चीफ मिनिस्टर फॉर्मूले पर हम चलाएंगे। यानी 2.5 साल, शुरू के पहले 2.5 साल मिलेंगे भूपेश बघेल को, और जो नेक्स्ट 2.5 साल हैं, अगले जो 2.5 साल हैं, उसमें सिंहदेव साहब वो मुख्यमंत्री होंगे। अब ये कोई लिखा पढ़ी में कोई वादा नहीं था, कोई लिखित आश्वासन नहीं था। ऐसा कहा जाता है कि इस तरह का एक संकेत दिया गया था। और पिछले साल इन्हीं दिनों में, आप कह सकते हैं जून जुलाई में 2021 में, जब 2.5 साल पूरे हो गए तो ताल ठोक दी राजा साहब ने, सिंहदेव साहब ने। और राजा साहब ने ना सिर्फ ताल ठोकी बल्कि वो दिल्ली आ गए, राहुल गांधी से मिले, प्रियंका से मिले, उनके साथ कई विधायक भी आए। और उस वक्त ये लग रहा था कि भूपेश जी की गद्दी जा रही है और सिंहदेव साहब ही मुख्यमंत्री बनेंगे। और उस वक्त जो हड़कंप मचा, जो खलबली मची कांग्रेस में, रायपुर से लेकर दिल्ली तक 10 जनपद तक, राजा साहब को किसी तरह से समझाया गया और राजा साहब बैठ गए और बात मान गए। अब कांग्रेस हाईकमान का दबाव था, तो राजा साहब उस दबाव के चलते चुपचाप रायपुर में जाकर बैठ गए, लेकिन मंत्री बने रहे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि राजा साहब की जो नाराज़गी थी, उस नाराज़गी में बीजेपी के चाणक्य अमित शाह को कोई एकनाथ शिंदे दिखने लगा और उनको लगने लगा कि इस व्यक्ति को, इस राजा साहब को एकनाथ शिंदे बनाया जा सकता है, इनके ज़रिए बगावत कराई जा सकती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ अभी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उसके लिए आपको थोड़ा इस वीडियो को और देखना पड़ेगा। लेकिन ये बात सही है कि राजा साहब की जो महत्वाकांक्षाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, हफ्ते भर से फिर जागने लगी और इसके चलते उन्होंने 2 दिन पहले ही इस्तीफा दे दिया। जी हाँ, इस्तीफा दे दिया अपने पद से, पंचायत राज विभाग के पद से। सुनिए क्या कह रहे हैं। मैं शायद पीछे रहूं, मैं उस विभाग में ना रहूं तो बेहतर काम हो। मैं दिल्ली पूर्व निर्धारित कार्यक्रम से जा रहा था, घटनाक्रम तो बीच में आ गया। अहमदाबाद में वहां पर अशोक गहलोत जी ने 20 तारीख को सुबह 11 बजे मीटिंग रखी थी और उस मीटिंग को अटेंड करने वाया दिल्ली जा रहा था। और स्वाभाविक, अब नाराज राजा साहब ने रायपुर छोड़ने का फैसला कर दिया। उन्होंने कहा मैं दिल्ली जा रहा हूँ, दिल्ली जाके मैं कांग्रेस हाईकमान से मिलूंगा, उनसे समय मांगूंगा, अपनी बात रखूंगा। उसके बाद वो अहमदाबाद चले जाएंगे और अहमदाबाद में उनकी अशोक गहलोत से एक मीटिंग है। कुल मिलाकर राजा साहब ने अपने तेवर दिखा दिए हैं। छत्तीसगढ़ में खलबली है, हलचल है। और भूपेश बघेल जो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, जैसा कि वहाँ के पत्रकार कहते हैं, अचानक उनको लगा कि उनके साथ कहीं खेला ना हो जाए। अब दोस्तों, मैंने आपसे पहले कहा था कि एकनाथ शिंदे का फॉर्मूला छत्तीसगढ़ में फ़िलहाल नहीं चल सकता। उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि एक तो विधायकों की संख्या बहुत ज़्यादा है जो भूपेश बघेल के साथ हैं, भूपेश बघेल सत्ता में हैं, और भूपेश बघेल आज की तारीख में आप कह सकते हैं कि सबसे पॉलिटिकली इंटेलिजेंस चीफ मिनिस्टर में से एक हैं। वो किसी भी कीमत पर उद्धव ठाकरे नहीं हैं। हर विधायक की फाइल कहीं ना कहीं बघेल के दफ्तर में है। इसलिए शिंदे का फॉर्मूला रायपुर में नहीं चलने वाला। तो यहाँ पर चाणक्य दूसरा खेल खेल रहे हैं। अब एक बात यहाँ मैं और आपको बताना चाह रहा हूँ कि देश में जितने भी राजा रजवाड़े हैं जो राजनीति में हैं, जैसे सिंधियाज हैं, जैसे कि भरतपुर के राजा हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं गायकवाड़ हैं बड़ौदा के, तमाम राजा रजवाड़े, जिसमें एक TS सिंहदेव साहब भी हैं,
इनकी आपस में शादियां होती हैं, इनकी आपस में रिश्तेदारियां हैं, एक दूसरे को बहुत करीब से जानते हैं और कहीं ना कहीं जो फ्रेटर्निटी है पुराने राजाओं की, उसमें बहुत यूनिटी है। और कई ऐसे रजवाड़े जो बीजेपी में, उनके तार सिंहदेव साहब से जुड़े हैं। इसके कोई साक्ष्य नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है। और उनमें से जो प्रमुख हैं वो ये साहब हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मध्य प्रदेश के हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक ही है और सिंह साहब से बड़े अच्छे संबंध हैं। अब ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो राजा रजवाड़े हैं ये कहीं ना कहीं हवा दे रहे हैं सिंहदेव साहब को, और पिछले 2 साल से कह रहे हैं कि राजा साहब मुख्यमंत्री के लिए आप ही हैं, कुर्सी आप ही के लिए बनी है, सिंह के लिए सिंहासन बना है। और जाहिर तौर पर अगर किसी भी राजा को आप राज देने की बात करेंगे तो क्यों नहीं महत्वाकांक्षाएं जाहिर होंगी, इच्छाएं क्यों नहीं जाहिर होंगी। और यही हाल सिंहदेव साहब का। और यहाँ पर बीजेपी चाहती है, वो सरकार गिराना नहीं चाहती। मेरी एक बीजेपी के एक रिपोर्टर से बात हो रही थी जो बीजेपी कवर करते हैं और जिनको कहा जाता है अमित शाह के बहुत करीब हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि बड़ा मुश्किल है कि टीएस सिंहदेव राजा साहब 2/3 विधायक तोड़ लें, अपने साथ लिए, ऐसा नहीं हो सकता है, या कोई बहुत ज़बरदस्त बगावत कर दें, ऐसा नहीं होगा। अगर कर देते हैं तो ये जैकपॉट है चाणक्य के लिए। लेकिन चाणक्य चाहते हैं, बीजेपी चाहती है, गुजरात लॉबी चाहती है कि सिंहदेव की जो नाराज़गी है ये बरकरार रहे। और जिस तरह का दांव उन्होंने 2 दिन पहले खेला, ये दांव का असर रहे भूपेश बघेल पर, और कांग्रेस के अंदर जंग जो है वो तेज हो जाए। और अगर ये जंग तेज हुई, ये युद्ध तेज हुआ, ये कोल्ड वार हॉट वार में बदली, तो इसका फ़ायदा बीजेपी को मिलेगा जो छत्तीसगढ़ में बहुत कमज़ोर विकेट पर है। और आप कह सकते हैं कि फिलहाल बीजेपी की स्ट्रैटेजी जो ऑपरेशन लोटस की है, वो वहाँ पर कांग्रेस को 2 खेमों में बांट देना है, डिवाइड एंड रूल। तो दोस्तों, देखते ही देखते हमारे सामने कुछ समय में कर्नाटक की सरकार चली गई, मध्य प्रदेश की सरकार चली गई, महाराष्ट्र की सरकार चली गई, झारखंड की बारी है, छत्तीसगढ़ की तैयारी है। और छत्तीसगढ़ का फार्मूला मैंने आपको बताया कि वहाँ पर कांग्रेस को कमज़ोर करना है, क्योंकि अभी जो नंबर गेम है वहाँ पर बीजेपी का कोई फार्मूला चल नहीं पा रहा। तो कांग्रेस को वहाँ कमज़ोर करने की पूरी कोशिश है। उसकी वजह है, और वजह ये है कि छत्तीसगढ़ अब तक का कांग्रेस का बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है। और ये भी कहा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में जहाँ चुनाव होना है इस साल के आखिर में, और गुजरात में, दोनों जगह पे ही कांग्रेस हो सकता है वापस सत्ता में ना आ पाए। गुजरात में तो बहुत मुश्किल है। और जहाँ तक राजस्थान की बात है, तो राजस्थान में जिस तरह से हिंदू का और मुसलमान का पोलराइजेशन वहाँ हो रहा है, उदयपुर की घटना के बाद, नूपुर शर्मा के समर्थन में जुलूस तमाम निकले उसके बाद, तो थोड़ा सा टफ विकेट पर अशोक गहलोत साहब है। स्टेट बचता है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ को छितरा बिखरा कर अगर चाणक्य ने बीजेपी की वापसी करा दी, दोस्तों, कांग्रेस मुक्त भारत हो सकता है। जी हाँ, इसको ध्यान में रखिएगा। इसलिए स्टेट बहुत ज़रूरी है, और मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए भी इसको डिफेंड करना बहुत ज़रूरी है। और हो सकता है हाईकमान यही बात राजा साहब को बताए, जिनकी महत्वाकांक्षाएं इस उम्र में अचानक जाग उठी हैं। तो बहरहाल ये था आज का वीडियो, और अभी भी दांव पेच शुरू है, देखते हैं आउटकम क्या होता है। फिलहाल मेरी आपसे एक ही गुजारिश रहती है आखिर में कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि इस तरह की खबरें आपको गोदी मीडिया के अखबारों में, टेलीविज़न में देखने को नहीं मिलेंगी। तो बस एक ही इल्तिजा है कि इस वीडियो को शेयर करिए, बेल आइकन क्लिक करिए, और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।